बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। रात के तकरीबन 3 बजे थे। मैं गहरी नींद में थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई बहुत तकलीफ से कर्राह रहा है। मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया और कोई नजर ना आया तो मैंने अपना वहम समझकर दोबारा लेट गई। फिर एकदम कोई खिलखिला कर हंस पड़ा तो मैंने डरते डरते सर कंबल से निकालकर आवाज की जानिब देखा तो अपनी चीख पर काबू न रख सकी। मेरी चीख खामोशी को चीरती हुई दूर तक फैल गई। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली मगर उन आंखों को अपने जहन से निकाल न सकी जो दूर अंधेरे में चमक रही थी। अम्मी बाबा मेरी चीख सुनकर दौड़े चले आए। मैं पसीने में शराबूर थी और बुरी तरह कांप रही थी। अम्मी ने मुझे प्यार करते हुए पूछा कि बेटा क्या हुआ है, आप डर गई हो? मगर मैं उन्हें न बता सकी कि मैं किस चीज से डरी हूँ। बाबा ने भी बहुत पूछा मगर मैं कोई जवाब ही न दे सकी। तो वो दोनों मुझे ना डरने की ताकीद करते हुए प्यार करके चले गए। वो जब तक कमरे में थे तो वो चमकदार आंखें ओझल थीं। अम्मी बाबा के जाते ही वो फिर से रोशन हो गई। जाने उन आंखों में क्या था। खौफ और दहशत ज़दा होने के बावजूद मैं ना चाहते हुए भी उनकी जानिब देखने लगी। फिर पता नहीं कब नींद की आगोश में चली गई। सुबह अम्मी की आवाज पर आंख खुली। फौजी बेटा उठो, क्या कॉलेज नहीं जाओगी? मैंने घड़ी की तरफ देखा। 7:30 बज रहे थे। मैं फौरन से उठी, नींद से बोझल आंखें लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी। बाल बना रही थी तो ऐसा लगा कि मैं किसी की आंखों के हिसार में हूं और उन प्यार बरसाती जादुई आंखों के सहर में गिरफ्तार हो गई। अम्मी की आवाज पर उस सहर से आजाद तो हो गई मगर दिलो दिमाग को उस जादुई सहर से रिहा न कर सकी। जल्दी जल्दी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आई। अम्मी को अपनी तरफ देखते हुए पाकर पूछा, खैरियत है, ऐसे क्यों देख रही हैं? तो वो बोली, फौजी बेटा तुम रात को डर गई थी, क्या कोई डरावना ख्वाब देखा था? अब भी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक से सो नहीं सकी हो। मैंने हैरानगी से अम्मी की तरफ देखा। मैं ख्वाब में डर गई थी? मुझे तो कोई बात याद नहीं। अम्मी कहने लगी, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे कमरे में आए तो तुम बुरी तरह से कांप रही थी। बेटा ऐसा करो, आज कॉलेज नहीं जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, अम्मी आज तो मुझे लाजमी जाना है, माही से कुछ असाइनमेंट्स लेने हैं, वो लेके आएगी। मैं नहीं गई तो वो परेशान हो जाएगी। वो आंखें पूरा दिन मेरे आस पास रहीं। फिर रोज ही ऐसा होने लगा मगर मुझे अब उनसे डर नहीं लगता था। मैंने एक बात महसूस की कि जब मैं अकेली होती हूँ तो वो आंखें मेरे आस पास रहती हैं, मुझे तकती रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और अब जब मेरे पास कोई होता है तो वो गायब हो जाती हैं। और अब तो मेरा दिल भी यही चाहता था कि मैं उन्हें देखती रहूं। मैं आपको एक बात बताती चलूं, हमारे उस घर में शिफ्ट हुए तकरीबन 4 महीने ही हुए थे। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ, इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हों और मैं उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला करूं, खूब इंजॉय करूं। जब यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे जुदा हो रही थी। हम लाहौर से कराची शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए उनकी जुदाई में मैं परेशान थी और खूब रोई थी। इस घर में भी 2 महीने तक मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा। अपने दोस्तों को याद कर करके रोती रही। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर भी बहुत सारी दोस्त बना ली। गो के पुरानी सहेलियों को भूली नहीं थी मगर नए दोस्त मिल जाने पर थोड़ा सा बहल जरूर गई थी। इस घर के आसपास कोई ऐसा घर नहीं था कि मैं किसी से दोस्ती करती। जब घर में बोरियत होती तो अपने दोस्तों के घर चली जाती या वो लोग मेरे यहाँ आ जाती। मगर अब दिल चाहता कि ना कहीं जाऊं और ना कहीं आऊं और ना किसी से बातें करूं, बस अपने कमरे में लेटी रहूं। मेरी इस तब्दीली पर मेरी सारी दोस्तें मुझसे नाराज थीं कि ये मुझे क्या होता जा रहा है। अम्मी अब्बू भी मेरी इस तब्दीली को महसूस किए बगैर ना रह सके। वो मेरी रोज बरोज गिरती हुई सेहत की वजह से भी परेशान थे। मैंने उन आंखों के बारे में किसी को नहीं बताया था
मैं डरती थी कि कहीं मैं उन आंखों को खो न दूं, जो कि अब मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज थी। अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने भी कहा कि मेरी रोज बरोज गिरती हुई सेहत और कमजोरी खतरे का सबब बन सकती है। एक दिन मैं माही के घर जाने के लिए निकली। जाने क्यों रास्ते से ही लौट आई। घर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक प्यारी सी लड़की मिली। मेरा बेसाख्ता दिल चाहा कि उससे दोस्ती कर लूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसने भी मेरी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। मैंने दोस्ती का कहा तो वो भी मुझसे दोस्ती पर तैयार हो गई। फिर हम एक दूसरे के तारुफ के बाद अच्छे दोस्त बन गए। रमशा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसे भी मेरी तरह बहन का शौक था, इसीलिए हमारी दोस्ती के बाद हमारा ये शौक पूरा हो गया। एक दिन मैंने रमशा से पूछा कि रमशा, क्या तुम्हें इस कमरे में 2 चमकती हुई आंखें नजर आ रही हैं? तो वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और इधर उधर देखने के बाद वो चुपचाप मेरे कमरे से चली गई। उसके इस तरह चले जाने पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी उसके घर नहीं गई। क्योंकि हमारी इस दोस्ती की वजह से ये दोनों घराने एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, इसीलिए हमारी इस हरकत को सबने नोट किया। यहाँ अम्मी अब्बू मुझसे पूछते रहे और वहाँ रमशा के घर वाले कि हम इतने दिनों से मिल क्यों नहीं रहे। फिर वो अचानक आ गई। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और उन आंखों के हिसार में थी। वो बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, फौजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर गुस्से और परेशानी की वजह से मैं यहाँ नहीं आ रही थी तो तुम्हें तो आना चाहिए था। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि नाराज होकर तुम गई थी। मैं अपनी नाराजगी का बताती तो मैं अपनी गलती मानती और सॉरी करती। तुम तो मेरे सवाल पर इतना बौखलाई और गुस्सा करती हुई यहाँ से चली गई। फिर वो रोते हुए मेरे गले लग गई और कहने लगी, फौजी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए तुमसे एक बात करने और तुम्हें मनाने में इतने दिन लगा दिए। मेरी प्यारी बहन, पहले मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। मैंने भी झट उसकी मोहब्बत में आकर वादा कर लिया, ये पूछे बिना ही कि वो मुझसे किस बात का वादा ले रही है। वो कहने लगी, मैंने अंकल आंटी से बात कर ली है। वो लोग इस घर को छोड़कर दूसरा घर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। प्लीज तुम बगैर किसी जिद के उनकी बात मान लेना। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे अपने कमरे से निकाल दिया और आइंदा ना मिलने का कहा। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ मगर ये घर और ये कमरा छोड़ना अब मेरे बस से बाहर था। मैं अब उन आंखों से जुदा नहीं हो सकती थी। उनकी जुदाई के ख्याल से ही मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती थी। रमशा तो रोती हुई चली गई। इसके बाद अम्मी अब्बू ने बहुत जोर लगाया। मेरी जिद के बावजूद दूसरे इलाके में किराए का घर ले लिया। इस घर की पूरी सेटिंग मेरी मर्जी के मुताबिक करवाई, मगर मैं उन बातों से ना बहल सकी। रो रो कर बुरा हाल कर लिया और एहतजाजन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उन आंखों के बगैर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पा करती, मगर किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी। बस अम्मी मेरी जान बच जाने पर शुक्र अदा कर रही थी। एक दिन रमशा के सब घर वाले आए हुए थे और मैं रोजमर्रा के मुताबिक अपने कमरे में बंद उन आंखों को अपने तस्वुर में बसाए लेटी हुई थी कि मुझे प्यास महसूस हुई। मैं पानी पीने के गर्ज से किचन की तरफ जा रही थी कि अपना नाम सुनकर रुक गई। आंटी अम्मी से कह रही थी, बहन, आपने बहुत अच्छा किया कि घर बदल लिया और हमारी फौजी बेटी की जान बच गई। वो कह रही थी कि उस घर में रूह है। उस घर में एक बहुत खूबसूरत लड़का रहा करता था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद का चच्चा उससे बहुत खाइफ था। ये घर शाहिद का था। वो बहुत रहमदिल और हसास था। हर किसी की मदद करना उसका शेवा था। शाहिद की इन बातों की वजह से उसका चच्चा उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। वो बहुत लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो शाहिद के घर पर कब्जा करना चाहता था। वो बहुत शातिर था। शाहिद को मारता पीटता और तरह तरह की अजियतें देता था। फिर एक दिन शाहिद सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसका पांव फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे तक आ गया। दिमाग में शदीद चोट के बायस उस वक्त मर गया। उसके चचा ने इस हादसे को इत्तेफाकी हादसा कहकर अपने आप को बचा लिया और अपने शातिराना जहनियत की वजह से उस घर पर काबिज हो गया। मगर कुछ अरसे बाद ही ये घर बेचकर अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर चला गया। बस उस दिन से शाहिद की रूह लोगों को तंग करती है और अपने ऊपर होने वाले मजालिम का बदला लेती है। शायद इस तरह उसकी रूह को सुकून मिलता हो। आपसे पहले यहाँ कई लोग आए मगर किसी न किसी बड़े हादसे का शिकार हुए। वो हादसे भी इत्तेफाकन ही हुए थे, मगर आसपास के लोग इस तरह की बात को मानने
کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہد کو مارنے میں اس کے چچا کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اس کی اکثر درد سے کرراہتی ہوئی آوازیں بھی سنی۔ شاہد کو گھر میں چلتے پھرتے بھی دیکھا گیا اور ان آنکھوں کا بھی تذکرہ کر چکے ہیں جن کے بارے میں فوزی بیٹی نے رمشا سے کہا تھا، اور رمشا وہاں سے روتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے پوری بات بتائی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے واسطے امی فوزی کو بچا لیں، نہیں تو شاہد اس کو بھی مار ڈالے گا۔ میں بھی یہ سن کر فکر مند ہوئی۔ پھر ہم نے آپ سے بات کی اور آپ نے اس آسیبی گھر سے نجات حاصل کر لی۔ خدا کا شکر ہے آپ کسی بڑے نقصان سے بچ گئی۔ امی کہنے لگی، مگر ہمیں تو کسی بات سے محسوس نہیں ہوا کہ اس گھر میں کوئی روح ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک پرچہ امی ابو کے نام لکھا۔ پیاری امی اور بہت پیارے ابو، آداب۔ آپ میری غیر موجودگی سے پریشان مت ہو جائیے گا، میں کچھ دیر کے بعد خود لوٹ آؤں گی، اور میں کہاں جا رہی ہوں یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کی بیٹی فوزیہ اور فوزی۔ پرچہ تکیے کے پاس رکھ کر میں نے کچھ سوچتے ہوئے پرانے گھر کی چابی دراز سے نکالی، چابی پرس میں رکھ کر چپ چاپ گھر سے نکلی اور تھوڑا آگے سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑی۔ امی ابو وغیرہ باتوں میں مگن تھے، اسی لیے میری غیر موجودگی ان کو محسوس نہ ہوئی۔ رکشے والے نے بالکل گھر کے سامنے اتارا، اس کو پیسے دے کر فارغ کیا، تالا کھول کر اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی حسین آنکھوں پر تو میں فریفتہ ہی تھی، اب اس کی سحر انگیز شخصیت میں کھو گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اٹکتے ہوئے کہا، شاید تم شاہد ہو نا؟ ایک بات بتاؤ، کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ تم نے سب کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا، مگر ہمیں تو کچھ نہیں کہا۔ تم مجھے مار بھی سکتے تھے۔ میری اس بات سے وہ سنجیدہ ہو گیا، جیسے اسے میری بات بری لگی ہو۔ پلیز میری بات سنو، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم لوگوں کو کیوں ستاتے ہو؟ مانتی ہوں تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تمہیں مار دیا، مگر تم تو بہت رحم دل تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے، تو پھر یہ تبدیلی کیسی؟ مانا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر تمہارا فیصلہ اس جہاں میں نہیں۔ میں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، وہاں ہوگا، اور اللہ کے حکم سے تمہارے چچا کو کبھی نہ کبھی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ اور لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے اپنے فیصلے کا انتظار کرو۔ بہت دیر تک وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پھر کہا، شاہد میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے غور سے سنا تو ابو لوگ زور زور سے شاہد کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور یہیں آ رہے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات ناگوار گزری اور چاہا کہ یہ آوازیں اس سے پہلے شاہد تک پہنچے میں انہیں سمجھا دوں۔ یہ سوچتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی کہ میری جلد بازی سے پاؤں مڑ گیا اور میں قلابازیاں کھاتی ہوئی نیچے تک آ گری۔ کمزوری کی وجہ سے دماغی چوٹ برداشت نہ کر سکی اور شاہد کی طرح اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ جبکہ گرتے وقت میں نے دیکھا کہ شاہد مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھا مگر نہ بچا سکا اور ایک ناکردہ گناہ کا مجرم بن گیا۔ میرے گھر والے اس حادثے کا ذمہ دار شاہد کو ٹھہرا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا کہ وہ ان کی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا مگر نہ بچا سکا۔ وہ تو اس ظالم دنیا کو چھوڑ کر جانے پر تیار ہو گیا تھا، مگر میری جلد بازی کی وجہ سے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ اکیلا نہیں، میں بھی سفید بادلوں میں اس کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی تھی۔ گو کہ مجھے اپنے والدین سے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا، مگر میں شاہد کے ساتھ اس سفر سے بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔